चांद पर मायावी बर्थडे केक का घर। सोनिया पुणे नाम के शहर में रहा करती थी। सोनिया के माता पिता नहीं थे। उसके माता पिता की मृत्यु कई वर्ष पहले हो चुकी थी और उसके ज्यादा रिश्तेदार भी नहीं थे, जिस कारण वो अकेली ही रहा करती थी और खुद ही खुद का ध्यान रखती थी। अपना खर्चा उठाने के लिए सोनिया एक बेकरी में काम किया करती थी। सोनिया को केक बनाना बहुत पसंद था, इसलिए शायद उसका काम भी इतना अच्छा था कि उसकी मालकिन हर रोज उसकी तारीफ करती थी। क्या बात है सोनिया, तुमने इस बार्बी डॉल केक की डेकोरेशन तो बहुत सुंदर की है। ये हमारे कस्टमर के बेटी को जरूर पसंद आएगी। सच में तुम हर बार मेरा दिल जीत लेती हो। तुम्हारे सिवा ऐसे कोई भी केक आर्टिस्ट नहीं है जिसकी मैं इतनी तारीफ करती हूँ, क्योंकि तुम सच में इतनी तारीफ डिजर्व करती हो। थैंक यू सो मच रूपाली दीदी। मुझे केक बनाना पसंद है और मैं मन से ये काम करती हूँ, इसीलिए अच्छा हो जाता है। अगर सिर्फ पैसे कमाने के लिए करती तो शायद इतना अच्छा नहीं कर पाती। मुझे तो बस केक देखने के बाद जो कस्टमर के चेहरे पर खुशी आती है वही चाहिए होती है। उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। इसलिए तो मैंने कभी तुम्हारी जगह किसी और को नहीं रखा, क्योंकि तुम्हारी जगह कोई भी इस बेकरी में ले ही नहीं सकता है। इसी तरह रूपाली हमेशा सोनिया की तारीफ किया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सोनिया रूपाली के पास जाती है और कहती है, रूपाली दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो सोनिया। दीदी, कल मेरा बर्थडे है और मैं कल का दिन खुद के साथ बिताना चाहती हूँ और अपने माता पिता के साथ बीते लम्हों को याद करना चाहती हूँ। तो क्या मुझे एक दिन की छुट्टी मिल सकती है? हाँ सोनिया, क्यों नहीं। कल तुम छुट्टी ले लेना और आराम से अपना बर्थडे मनाना। इसके बाद अगले दिन जैसे ही सोनिया अपने घर से निकलने लगती है, तभी उसे रूपाली का कॉल आ जाता है। सोनिया, जल्दी से बेकरी आ जाओ, कुछ इम्पोर्टेंट काम निकल आया है। इससे पहले कि सोनिया कुछ और बोलती, रूपाली फोन काट देती है। मैंने तो दीदी को बताया था कि आज मुझे छुट्टी चाहिए, फिर उन्होंने ऐसे अर्जेंट कॉल क्यों किया? लगता है वो भूल गई होंगी। कोई नहीं, मैं बेकरी जाकर उन्हें याद दिला देती हूँ। इसके बाद जैसे ही सोनिया बेकरी पहुँचती है, रूपाली उसे एक सरप्राइज देती है। रूपाली ने पूरी बेकरी को बहुत सुंदर गुब्बारों से सजा रखा होता है और वहाँ पर सोनिया के लिए एक बहुत ही प्यारा केक भी रखा होता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर सोनिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच दीदी। अच्छा, तो इसलिए आपने मुझे वो कॉल किया था? हाँ, मुझे पता था अगर मैंने तुझे ऐसे बर्थडे मनाने के लिए बुलाया तो तू कभी नहीं आएगी। अच्छा ले, ये केक ले और तुझे जहाँ जाना है जा। मैं जानती हूँ तू अपना बर्थडे अपने माता पिता की यादों के साथ मनाना चाहती है, इसलिए मैं तुझे यहाँ रुकने के लिए बाध्य नहीं करूँगी। पर हाँ, अपने साथ मेरे हाथों से बनाया हुआ मेरा ये केक ले जा, मुझे अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, इन सभी चीजों के लिए और खासकर मुझे समझने के लिए। इसके बाद सोनिया रूपाली का दिया हुआ बर्थडे केक लेकर नदी किनारे एक बहुत ही शांत जगह पर पहुंच जाती है, जहां वो अक्सर जाया करती थी। और वहां जाकर केक काटने से पहले अपने माता पिता की यादों को अपनी आंखों के सामने लाने लगती है कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई है? कोई मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई मुसीबत में है, तभी मदद के लिए चिल्ला रहा है। सोनिया आवाज की दिशा में आगे बढ़ती है तो उसे एक परी पेड़ से बंधी हुई दिखती है। सोनिया जल्दी से जाकर उस परी की रस्सियां खोलती है। आप कौन हैं और आपको यहाँ ऐसे किसने बांधा? मैं अलका परी हूँ। एक दुष्ट चुड़ैल ने मुझे यहाँ बांध दिया था। पर आप तो परी हैं, आपके पास तो जादुई छड़ी होगी। आपने खुद को आजाद क्यों नहीं कराया? यही तो मेरी परेशानी का जड़ है। उस दुष्ट चुड़ैल ने मेरी जादुई छड़ी चांद पर बने एक मायावी केक के घर के अंदर छुपा रखी है। तो आप वहाँ से जाकर अपनी छड़ी ले आइए। इसमें परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि मैं अपनी छड़ी के बिना पृथ्वी लोक के बाहर नहीं जा सकती, परंतु शायद तुम इसमें मेरी सहायता कर सकती हो। मैं भला इसमें आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? देखो, मैं यहाँ जादुई सीढ़ियाँ प्रकट कर दूंगी।
तुम उसकी मदद से चांद तक पहुंच जाना और वहां पर बने उस मायावी केक के घर में से मेरी जादुई छड़ी ले आना। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रहे, वो मायावी केक का घर इतनी आसानी से तुम्हें मेरी छड़ी ले जाने नहीं देगा। तुम्हें उसके कई मायावी सवालों का जवाब देना होगा, तभी तुम उस मायावी केक के घर के अंदर जा पाओगी। ठीक है, अगर मेरा ऐसा करने से किसी की परेशानी दूर हो सकती है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अलका परी चुटकी बजाती है और वहाँ पर सीढ़ियाँ प्रकट हो जाती है जो चांद तक जा रही होती है। सोनिया उन सीढ़ियों पर चलकर चांद तक पहुँच जाती है। जैसे ही वो चांद पर पहुँचती है, उसे कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही सुंदर केक का घर दिखाई देता है। अलका परी तो कह रही थी ये केक का घर मायावी है, परंतु ये केक का घर दिखने में तो कितना सुंदर है। इतने सुंदर तो असली केक भी नहीं होते। तभी उस मायावी केक के घर से आवाज आती है, ए लड़की, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? अपना इरादा स्पष्ट करो। माफ करिएगा अगर मैंने आपको परेशान करा तो, पर मुझे आपके घर के अंदर जाना है। आप द्वार खोल दीजिए। मेरे द्वार ऐसे किसी के लिए नहीं खुल जाते। तुम्हें अंदर जाने के लिए मेरे मायावी प्रश्नों का सही सही उत्तर देना होगा, उसके बाद ही तुम अंदर जा पाओगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सोनिया थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है, ठीक है, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? ना काशी ना काबा धाम, जिसके बिना हो चक्का जाम। पानी जैसी चीज है वो, तुम बतलाओ उसका नाम। इसका जवाब पेट्रोल है। बिल्कुल सही उत्तर। अब तुम्हारा अगला प्रश्न। एक पैर है और बाकी धोती, सावन में वो अक्सर रोती। एक पैर और बाकी धोती है और वो सावन में रोती है, ऐसा क्या हो सकता है? सोनिया अपना दिमाग लगाने लगती है और फिर एकदम से कहती है, ऐसी तो केवल एक ही चीज हो सकती है और वो है छतरी। बिल्कुल सही उत्तर। ये रहा तुम्हारा तीसरा प्रश्न। बीच कटे तो कम हो जाता, अंत कटे तो कल बन जाता। लेखक के मैं आता काम, बताओ क्या है मेरा नाम। लेखक के काम आने वाली चीज तो एक ही हो सकती है। हाँ, इसका जवाब है कलम। बिल्कुल सही उत्तर। अब तुम्हारा अगला प्रश्न है। हरा है आटा, जिसका लाल है पराठा, मिलजुल कर सारी सखियां ने आपस में बांटा। हरा आटा लाल पराठा, ऐसा क्या हो सकता है? सोनिया काफी देर तक सोचने लगती है, जिसके बाद केक का घर कहता है, अगर तुम जवाब देने में असमर्थ हो तो ये दरवाजा नहीं खुलेगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर मैंने उत्तर नहीं दिया तो मैं यहाँ से परी की छड़ी नहीं ले जा पाऊंगी। इसके बाद सोनिया इधर उधर दिमाग लगाने लगती है और फिर तभी वो तेजी से कहती है, इसका उत्तर मेहंदी है, क्योंकि मेहंदी हरी होती है और लगने के बाद लाल हो जाती है और सभी सखियां इसे आपस में एक दूसरे को लगाती हैं, तो इसका जवाब मेहंदी ही है। बिल्कुल सही उत्तर। अब तो मैं तुम्हारे घर के अंदर आ सकती हूँ ना? अभी 5 प्रश्न पूरे नहीं हुए हैं। आखिरी प्रश्न अभी भी बाकी है। अगर तुमने 5वें सवाल का उत्तर दे दिया तभी तुम अंदर जा पाओगी। और ये रहा तुम्हारा आखिरी प्रश्न। लोहा खींच ले ऐसी ताकत है इसमें, पर सिर्फ रबड़ से हार जाता है। खोई सुई को भी पा लेता है और निराले खेल दिखाता है। इसका उत्तर मुझे अच्छे से पता है। ये चुंबक है जो सिर्फ रबड़ के आगे ही कमजोर पड़ जाता है और निराले खेल भी दिखाता है। बहुत अच्छे, तुमने सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही दिया है। सच में तुम बहादुर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा बुद्धिमान भी हो। बहुत कम ही लोग मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाए हैं। तुम मेरे घर के अंदर आ सकती हो और मेरे घर के अंदर हर तरह के धन दौलत हैं। तुम जो चाहे ले सकती हो। इसके बाद उस मायावी केक के घर के द्वार खुल जाते हैं और वो अंदर चली जाती है। सोनिया जैसे ही अंदर जाती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। क्या बात है, ये घर अंदर से भी देखने में कितना सुंदर है और यहाँ तो हर सुख सुविधा की चीजें मौजूद है। तभी सोनिया का ध्यान टेबल पर रखी अलका परी की जादुई छड़ी पर जाता है। मुझे इन सब चीजों से भटकना नहीं चाहिए। इसके बाद सोनिया अलका परी की छड़ी लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो मायावी केक का घर कहता है, सोनिया, तुम बहुत ही समझदार लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सोने और हीरे जवाहरात देना चाहता हूँ। कृपया करके इसके लिए मना मत करना।
ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। सोनिया उस मायावी केक के घर का दिया हुआ आशीर्वाद रूपी धन दौलत लेकर परी की बनाई हुई सीढ़ियों से नीचे आ जाती है और अलका परी को सारी कहानी बताती है। सच में सोनिया, उस मायावी केक के घर ने बिल्कुल सही कहा। तुम सच में बहुत ही बहादुर और बुद्धिमान हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद मुझे ये छड़ी वापस कभी नहीं मिल पाती, पर तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया। अलका परी, मेरी माँ कहती थी, अगर मन में दृढ़ विश्वास और दिमाग में साहस भरा हो तो आप किसी भी जंग को जीत सकते हो। सच में तुम्हारी माँ बिल्कुल सच कहती थी। अच्छा, अब मुझे चलना होगा, पर तुम्हें कभी भी किसी चीज की भी जरूरत पड़े तो एक बार मुझे याद कर लेना। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तत्पर रहूंगी। ऐसा कहकर अलका परी वापस परीलोक चली जाती है। मैं इतनी सारी धन दौलत का करूँगी क्या? हाँ, मैं एक बेकरी खोल सकती हूँ, परंतु अगर मैंने बेकरी खोल ली तो मुझे रूपाली दीदी से अलग काम करना पड़ेगा। मेरे माता पिता के बाद उन्होंने ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया है। मैं उनसे अलग नहीं रह सकती। तभी सोनिया को सड़क पर भीख मांगता हुआ एक बच्चा दिखाई देता है और उसके दिमाग में ख्याल आता है, चाहे थोड़ी बहुत मुसीबतों के साथ ही सही, पर मैं एक अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। इन पैसों को मुझे उन लोगों को दे देना चाहिए जिन्हें सच में इनकी जरूरत है। इसके बाद सोनिया उन सभी धन दौलत को गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देती है और वापस से रूपाली की उस छोटी सी बेकरी में हंसी खुशी काम करने लग जाती है। आसमान में एक सैंडल और 2 फ्रॉक का घर। माहिका अपनी माँ और मौसी के साथ रहती थी, लेकिन कुछ वक्त पहले लंबी बीमारी के बाद उसकी माँ की मौत हो गई थी। माँ के जाने के बाद घर का गुजारा माहिका की मौसी शीतल फूल बेचने का काम करके करती थी। शीतल को फूल बेचने के काम से बहुत ही कम पैसे मिलते थे। वो लोग किराए के घर पर रहते थे, इसलिए शीतल की कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा किराए के घर में चला जाता था। लेकिन फिर भी शीतल माहिका को स्कूल भेजती थी और घर का गुजारा भी जैसे तैसे कर लेती थी। एक दिन की बात है, माहिका की टीचर क्लासरूम में कहती है, 2 हफ्ते पहले तुम लोगों के जो टेस्ट हुए थे, मैंने सारे टेस्ट पेपर चेक कर लिए हैं। सबसे ज्यादा माहिका के नंबर हैं। लगता है हमेशा की तरह इस बार भी माहिका ही टॉप करेगी। अब सारे बच्चे माहिका के लिए तालियां बजाओ। क्लास के सारे बच्चे माहिका के लिए ताली बजाते हैं और वो बहुत खुश होती है। घर आकर माहिका शीतल से कहती है, मौसी, ये देखो मेरे टेस्ट पेपर, मेरे सबसे ज्यादा नंबर है। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करना। मौसी, इसी बात पर मेरे लिए खीर बना दो, मेरा खीर खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है, तो स्कूल की ड्रेस चेंज कर ले और हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं खीर बना देती हूँ। माहिका अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद माहिका खीर खाने आती है। वाह मौसी, आपने तो बहुत टेस्टी खीर बनाई है। आप मेरी पसंद का कितना ध्यान रखती हो। सच में आप बहुत अच्छी हो। दोनों बातें कर करके खा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद माहिका बाहर खेलने चली जाती है। जब माहिका खेलकर घर लौट रही थी, तभी उसकी मकान मालकिन उसे रोकती है और बोलती है, ओए लड़की सुन। आंटी नमस्ते। ये नमस्ते छोड़ और बता, तेरी मौसी मेरा किराया कब देगी? 5 महीने का किराया जमा हो गया है। आंटी, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं अभी मौसी को बता दूंगी। इतना बोलकर माहिका घर आ जाती है। घर आकर वो शीतल से बोलती है, मौसी, आपने अभी तक किराया क्यों नहीं दिया है? तुझे कैसे पता कि मैंने किराया नहीं दिया अभी तक? मुझे घर आते हुए आंटी मिली, उन्होंने ही बोला कि आपने 5 महीने से किराया नहीं दिया है। बहुत गुस्से में थी वो। ये सुनकर शीतल अपने मन में सोचती है, ये क्या बात हुई? बच्चे को बोलने की क्या जरूरत थी? मैं पैसे जोड़ रही हूँ, एक बार में दे दूंगी, हद होती है। इतना सोचकर शीतल माहिका से कहती है, तू इन सब बातों पर ध्यान मत दे। अगर आज के बाद आंटी ने तुझे ये सब बोला तो बोल दियो कि सीधा मेरे से आकर बात करें, या मैं खुद उनसे जाकर बात कर लूंगी। ठीक है। वैसे मौसी, 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, उसके लिए क्या सोचा है आपने? मैं तेरे लिए बहुत सुंदर फ्रॉक और सैंडल लेकर आऊंगी। सच में मौसी? वाओ, मुझे तो अभी से ही बहुत खुशी हो रही है।
वैसे इसके लिए आपके पास पैसे हैं ना? हाँ हाँ, उसकी फिक्र तू मत कर। मैं बहुत महीने से तेरे जन्मदिन के लिए पैसे जोड़ रही थी। इस तरह शीतल सारे जरूरी काम छोड़कर माहिका की खुशियों का ध्यान रखती थी। अगले दिन शीतल की मकान मालकिन उनके घर आ जाती है। शीतल, ओ शीतल! आवाज सुनकर शीतल बाहर आती है। आइए दीदी, बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। ये बता, मेरा किराया देने में और कितना टाइम लगाएगी? दीदी, कल माहिका का जन्मदिन है। उसके बाद मैं आपके किराए के सारे पैसे धीरे धीरे आपको जोड़कर दे दूंगी। तेरे लिए मेरे किराए से ज्यादा जरूरी माहिका का जन्मदिन है? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। बस उसकी माँ नहीं है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसे कभी माँ की कमी महसूस ना हो। ये सब मुझे नहीं पता। मैं यहाँ आज अपना किराया लेने आई हूँ। या तो मुझे मेरा किराया दे या तो इस घर से बाहर निकल। नहीं दीदी, ऐसे मत बोलो। यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? इतने सालों से हम यहीं रहते हैं। थोड़ा तो हम पर तरस खाइए। अभी मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? पैसों के मामले में मैं किसी पर कोई तरस नहीं खाती। दीदी, आप 2 महीने और रुक जाइए। मैं 2 काम करूंगी और जल्दी से आपके सारे पैसे चुका दूंगी। 5 महीने रुक गई, अब इससे ज्यादा मैं नहीं रुकने वाली। मैं कल आ रही हूँ। अगर तूने कल मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे अपने घर से निकाल दूंगी। इतना बोलकर मालकिन चली जाती है। उसके जाने के बाद शीतल की आंखें भर जाती है और वो अपने मन में सोचती है, अब मैं क्या करूं? एक दिन में पैसे कहाँ से लाऊं? पड़ोस वाली मीना के घर जाकर देखती हूँ, उससे उधार ले लेती हूँ। शीतल मीना के घर जाती है। मीना, मुझे थोड़े पैसे उधार दे दे, मैं तुझे जल्दी ही लौटा दूंगी। तेरे ऊपर पहले से ही इतना कर्जा है और अब मेरे से भी लेने आ गई है। नहीं, मैं नहीं दूंगी तुझे उधार, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ तो पैसे वापस नहीं कर पाएगी। मीना शीतल को पैसे देने से मना कर देती है। शीतल 3-4 लोगों के पास जाती है, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता। अगले दिन सुबह सुबह मालकिन आ जाती है और शीतल से पैसे मांगने लगती है। शीतल और माहिका मालकिन के सामने बहुत रोते हैं, लेकिन मालकिन उनकी एक नहीं सुनती। देखो, मेरे सामने रोने का कोई फायदा नहीं है। अपने अपने कपड़े उठाओ और इस घर से निकलो। शीतल थोड़ा बहुत सामान लेकर माहिका के साथ घर से बाहर निकल जाती है। चलो मौसी, जंगल चलते हैं। यहाँ हमें सारे लोग देखकर हंस रहे हैं। जंगल में कोई हमारा मजाक बनाने वाला नहीं होगा। दोनों जंगल चले जाते हैं और वहीं किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी शीतल सैंडल और फ्रॉक बाहर निकालती है। माहिका, आज तेरा जन्मदिन है और तेरे जन्मदिन वाले दिन अचानक हम बेघर हो गए हैं। ये वही फ्रॉक और सैंडल है जो मैंने तेरे लिए खरीदा था। माहिका रोने लगती है और शीतल के गले लग जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक गरीब लड़की अपनी दादी के साथ आती है। सुनो, हमारी मदद करो। मैंने बहुत दिनों से यही कपड़े पहन रखे हैं। क्या तुम्हारे पास कोई कपड़े हैं? अगर है तो मुझे दे दो। और हाँ, हमें भूख भी लग रही है। माहिका शीतल के कान में बोलती है, मौसी, इस लड़की के पैर में तो चप्पल भी नहीं है, इसलिए आप ये वाली फ्रॉक और सैंडल इसे दे दो। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे भी हैं, जिससे मैं आज तेरे लिए केक लाने वाली थी। इन्हें भूख लग रही है, इसलिए मैं इन्हें खाने के लिए पैसे भी दे देती हूँ। उसके बाद शीतल थोड़े पैसे और माहिका की फ्रॉक सैंडल उन दोनों को दे देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। उसके बाद दोनों वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद शीतल वहीं पेड़ के नीचे सो जाती है, लेकिन माहिका को नींद नहीं आ रही थी। वो सारी बातें सोच सोच कर बहुत परेशान हो रही थी। इसी तरह कुछ घंटे बीत जाते हैं और अंधेरा हो जाता है। तभी माहिका को एक कोने से रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। माहिका उस तरफ जाती है और देखती है कि वहाँ एक बहुत लंबी सीढ़ी थी जो सीधा आसमान में जा रही थी। कितनी बड़ी सीढ़ी है ये। वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं इस सीढ़ी पर चढ़कर देखती हूँ। देखो जरा कहाँ जाकर खत्म होती है। उसके बाद माहिका सीढ़ी पर चढ़ने लगती है। कुछ घंटों बाद माहिका आसमान में चली जाती है
और वहाँ उसे 2 फ्रॉक और एक सैंडल का घर नजर आता है। ये देखकर माहिका हैरान रह जाती है। सुनो लड़की, मेरे घर के अंदर आओ, यहाँ तुम्हें बहुत सारे जेवर मिलेंगे। ये इतने सारे हैं कि उनसे तुम एक जेवर की दुकान भी खोल सकती हो। नहीं, तुम मेरे घर के अंदर आओ, यहाँ तुम्हें अदृश्य होने की शक्ति मिलेगी। अदृश्य होकर तुम जो चाहो कर सकती हो। दोनों घर के बोलने के बाद पहली वाली फ्रॉक की घर बोलती है। सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे घर के अंदर एक छोटी सी अनाथ बच्ची है। तुम उसे अपने साथ पृथ्वीलोक लेकर चली जाओ। यहाँ मैं उसका ज्यादा दिनों तक ध्यान नहीं रख सकती हूँ। सबकी बात सुनने के बाद माहिका बोलती है, मुझे किसी चीज का लालच नहीं है। मैं पहले वाले फ्रॉक के घर के अंदर जाकर उस बच्ची को लेना चाहती हूँ। उस बच्ची को एक परिवार की जरूरत है। मैं अपनी मौसी के साथ काम करना शुरू कर दूंगी और उसका अच्छे से ख्याल रखने की कोशिश करूंगी। इतना बोलकर माहिका घर के अंदर जाती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ कोई बच्ची नहीं है, बल्कि वहाँ तो बहुत सारे सोने के सिक्के रखे हुए हैं। आपने तो कहा था यहाँ पर एक छोटी बच्ची है, लेकिन यहाँ तो सोने के सिक्के रखे हुए हैं। हाँ, मैं तो बस तुम्हें परख रही थी। तुम खुद इतनी गरीब हो, लेकिन फिर भी एक बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो गई। तुम्हारी इस सच्चाई से मैं बहुत खुश हुई, इसलिए तुम ये सारे सोने के सिक्के अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर माहिका बहुत खुश होती है और सोने के सिक्के लेकर वापस आने लगती है। वापस आते आते सुबह हो जाती है। कहाँ चली गई थी तू? मैं तो डर ही गई थी। माहिका शीतल को सारी बातें बताती है। शीतल ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश होती है। उसी दिन दोनों सोने के सिक्के लेकर उन्हें बेचने जाती हैं। तभी रास्ते में उन्हें उनकी मकान मालकिन देख लेती है। दोनों को सोनार की दुकान के अंदर घुसते हुए देख लेती है और अपने मन में सोचती है, इन दोनों को मुझे मेरा किराया नहीं दिया जा रहा था और आज सोनार की दुकान के अंदर जा रही हैं। थोड़ी देर बाद दोनों सोने के सिक्के बेचकर मिले हुए पैसों के साथ बाहर आती हैं। बहुत पैसे आ गए हैं तेरे पास। दोनों वहाँ से जाने लगती हैं। अरे रुको, कहाँ भाग रही हो दोनों? चुपचाप से ये सारे पैसे मुझे दे दो। क्यों दे दे हम आपको सारे पैसे? तूने इतने महीनों का किराया नहीं दिया था मुझे। ठीक है, उतने पैसे दे दूंगी जितना आपका किराया था। मालकिन बहुत ही लालची थी और वो शीतल से सारे पैसे लेना चाहती थी, इसलिए वो छीना झपटी करने लगती है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर कहीं से सांप आ जाता है और मालकिन को काट लेता है। मालकिन बेहोश हो जाती है, लेकिन शीतल और माहिका उसे अस्पताल लेकर जाती हैं, जिससे उसकी जान बच जाती है। वो जब होश में आती है तो कहती है, मैं तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाना चाहती थी, मुझे माफ कर दो। तुम दोनों की वजह से आज मेरी जान बची है। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगी। इस तरह वो औरत पूरी तरह से सुधर जाती है। उसके बाद शीतल माहिका के साथ वहाँ से आ जाती है और उसी वक्त रहने के लिए एक घर खरीदती है। बाकी बचे हुए पैसों से वो अपने किराने की दुकान खोलती है। इस तरह हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दिल्ली शहर के आर्यभट्ट कॉलेज में पढ़ने वाली मुस्कान और आरती बेस्ट फ्रेंड थी। उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। मुस्कान जहां एक बड़े घराने से ताल्लुकात रखती थी, तो वहीं आरती दिल्ली की एक चौल में रहती थी। भले ही उन दोनों में अमीरी गरीबी का काफी फर्क था, लेकिन दोनों में सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था। कॉलेज में साथ बैठना, खाना पीना, सब काम वो साथ में करती थी। एक रोज कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों अपने अपने घर जाने के लिए निकलती है। तब बहुत तेज बारिश होने लगती है। आरती बस स्टैंड पर खड़े होकर बस का इंतजार कर रही होती है कि तभी मुस्कान अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाती है और कार का शीशा नीचे करते हुए कहती है, ओए आरती, चल जल्दी से आकर कार में बैठ जा, नहीं तो भीग जाएगी। ठीक है। अच्छा सुन, तू कह रही थी ना आज आंटी कहीं जाने वाली है, शाम तक घर आएंगी, तो तू ऐसा कर, तब तक मेरे घर पर चल, आज डिनर वहीं कर लेना। उसके बाद शाम को मेरा ड्राइवर तुझे घर ड्रॉप कर देगा। प्लीज यार, अब मना मत करना। अच्छा ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। कुछ देर में दोनों सहेलियां मुस्कान के घर पहुंच जाती है।
घर पहुंचकर मुस्कान आरती से कहती है, यार आज तू पहली बार मेरे घर आई है, बता क्या खाएगी? बाप रे, ये घर है या महल? सुख सुविधा का सारा सामान है यहाँ तो। अरे किन सपनों में खो गई, बता भी तो क्या खाएगी? कुछ भी चलेगा। चल आज मैं तुझे अपने हाथ से बनाकर कुछ खिलाती हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। हाँ, तो मैंने कब मना किया? चल फिर मेरे साथ किचन में। मुस्कान आरती को अपनी किचन में ले जाती है। उसका किचन पूरी तरह मॉडलर होता है, जिसमें एक से एक सुंदर क्रॉकरी का सेट, बर्तन धोने के लिए डिश वॉश मशीन, अलमारी जितना बड़ा फ्रिज, ओवन, टोस्टर होता है। आरती उसके किचन को देखकर दंग रह जाती है और वो मन ही मन सोचती है, अरे वाह, यहाँ पर तो कितना कुछ है। आज तक जिन चीजों के बारे में सिर्फ सुना था, आज उन्हें अपनी आंखों से देख भी लिया। ओहो, अब तू फिर से कहाँ खो गई यार? कब से पूछ रही हूँ क्या खाएगी क्या खाएगी। जो तुझे बनाना आता है बना दे। मुझे तो मैगी ही बनानी आती है और उसके अलावा कुछ भी नहीं आता। एक काम करती हूँ, हम दोनों के लिए मैगी ही बना देती हूँ। वो इतना बोल ही रही होती है कि तभी मुस्कान की माँ ममता बाजार से आ जाती है। मुस्कान लाडो, आरती बेटी आज पहली बार हमारे घर में आई है और तो उसे सिर्फ मैगी ही बनाकर खिलाएगी। एक काम करो, तुम आरती को अपने रूम में लेकर जाओ। मुरारी काका बाजार से सब्जी लेकर आ गए हैं। मैं अभी उन्हें बोलती हूँ तुम लोगों के लिए कुछ बढ़िया सा बनाने के लिए। नमस्ते आंटी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ भी खा लूंगी। नमस्ते बेटा, ऐसे कैसे कुछ भी खा लोगी? अरे आज पहली बार तुम हमारे घर आई हो, तो बिना डिनर किए तो तुम्हें जाने नहीं दूंगी। चलो अब तुम दोनों रूम में बैठकर बातें करो, मैं नौकरों से कहकर डिनर रेडी करवाती हूँ। कुछ देर बाद ममता नौकरों के हाथ उन दोनों के लिए स्नैक्स में पास्ता, जूस और कबाब भिजवाती है और फिर डिनर में शाही पनीर, फ्राई गोभी, बूंदी, रायता, सलाद और मीठे में खीर और गुलाब जामुन परोसती है। इतना लाजवाब खाना आरती ने पहले कभी नहीं खाया होता। वो भर पेट डिनर करती है और उसके बाद मुस्कान का ड्राइवर उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है, जहां आरती की माँ कमला उसका इंतजार कर रही होती है। अरे बेटा आ गई, अच्छा हुआ जो तू मुस्कान के घर चली गई थी। मैं भी बारिश में भीगते भीगते बस अभी घर पहुंची हूँ। जहाँ गई थी वहाँ भंडारा हो रहा था, तो वही लेकर आई हूँ। चल अब तू हाथ पैर धो ले, फिर पूरी छोले खाकर सो जाएंगे। माँ आप खा लो, मैं मुस्कान के घर से डिनर करके आई हूँ। अच्छा ठीक है। अरे ये क्या, बारिश में पूरियाँ थोड़ी भीग गई है, तो मैं इन्हें थोड़ा सेक लेती हूँ। बहुत देर तक लकड़ियाँ और उपले लगाने के बाद कमला के घर का चूल्हा जलता है। एक कोने में बैठी आरती ये देखकर मन ही मन सोचती है, कितना फर्क है अमीर और हम गरीब की रसोई में। जहाँ अमीर को खाना गर्म करने के लिए सिर्फ अवन का स्विच ऑन करना होता है और झट से खाना गर्म हो जाता है, तो वहीं एक गरीब को रोटी सेकने के लिए भी कितनी मेहनत करनी होती है। फिर उसकी नजर अपने घर की रसोई में रखे डिब्बों पर जाती है, जिनमें मुश्किल से ना के बराबर राशन होता है। एक और अमीरों का घर होता है, जिनकी रसोई में दुनिया भर का सामान होता है, जहाँ ये समझ नहीं आता कि क्या खाए क्या नहीं। और एक और ये है हम गरीबों की रसोई। ऐसे ही वक्त बीतता गया। आरती पढ़ाई में काफी अच्छी थी और वो अक्सर पढ़ाई में मुस्कान की मदद किया करती थी। आरती और मुस्कान के एग्जाम आने वाले थे। आरती अक्सर कॉलेज खत्म होने के बाद मुस्कान की पढ़ाई में मदद करने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन दोनों पढ़ाई कर रही होती है, तभी मुस्कान आरती को बोलती है, आरती यार मैं पढ़ाई करके थक चुकी हूँ। जाना यार, फ्रिज में नारियल पानी के टेट्रा पैक रखे हैं, जरा अपने लिए और मेरे लिए लेते आ। जिसके बाद आरती किचन में जाती है और फ्रिज खोलती है तो देखती है उसमें ढेर सारा सामान, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, जूस, फ्रूट और भी बहुत कुछ रखा हुआ होता है। अरे बाप रे, ये फ्रिज तो किसी अलमारी से भी बड़ा है और इसमें इतना सारा सामान। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी मॉल की बड़ी सी दुकान हो। इसमें तो दुकान की तरह कितनी सारी चीजें रखी हुई है खाने पीने की, और एक हम गरीबों के घर की रसोई है जिसमें फ्रिज के नाम पर एक पानी का मटका ही रखा हुआ होता है। इतना बोलकर आरती फ्रिज में से नारियल पानी लेती है और चली जाती है। फिर शाम को ममता अपने कुक से कहती है, सुनो मुरारी, आज खाने में चिकन कोरमा, कढ़ाई पनीर, बूंदी रायता, लच्छा पराठा और बटर नान बना देना, और हाँ मीठे में गुलाब जामुन और रसमलाई रख देना। जी मालकिन। और मालकिन जो दोपहर का खाना बचा है उसका क्या करना है? अब हम बासी खाना थोड़ी ना खाएंगे, उसको तुम फेंक देना। वहीं खड़ी आरती और मुस्कान ममता की सारी बातें सुन रही होती है।
आरती बेटा, डिनर रेडी हो रहा है, तब तक तुम दोनों अपनी स्टडी कंप्लीट करो, फिर हमारे साथ ही डिनर कर लेना। जी आंटी। मुस्कान के घर पर पढ़ाई खत्म करने के बाद आरती उनके साथ डिनर करती है और फिर अपने घर चली जाती है, जहां पहुंचकर वो देखती है कि उसकी माँ बड़ी देर से चूल्हा जलाने की कोशिश करती है और फिर जाकर उसके घर का चूल्हा जलता है। फिर जब उसकी माँ रोटी बनाने लगती है तो देखती है कि आटा सिर्फ आज के दिन के लिए ही होता है। ये देख उसकी माँ कमला सोचती है, हे राम, ये तो जरा सा ही आटा है। ऐसा करती हूँ, आरती के लिए रोटी बना देती हूँ और मैं अपने हिस्से का आटा उसके कल के खाने के लिए रख देती हूँ। अपनी माँ की बातें सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी कमला की नजर आरती पर जाती है। आरती बेटा, आ गई तू? तेरे लिए खाना लगा दूं क्या? नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। हाँ बेटा, मुस्कान के घर कुछ खा कर आ गई होगी तू, इसलिए तुझे भूख नहीं है। वैसे भी तुझे तरह तरह के लजीज खाने की आदत लग गई है, तो अब इस गरीब की रसोई का खाना कहाँ से पसंद आएगा? ऐसी कोई बात नहीं है माँ, आप देखना, मैं एक दिन आपको बहुत सारी खुशियाँ दूंगी। माँ, मैं इस अमीर और गरीब की रसोई का फर्क जरूर मिटा दूंगी। अरे क्या हो गया है तुझे? कुछ नहीं माँ, मुस्कान के घर में एक वक्त में इतना खाना बनता है कि समझ में नहीं आता कि क्या खाए क्या छोड़े, और उसके घर पर तो बचा हुआ खाना इतना फेंका जाता है जितना हमारे यहाँ हफ्ता भर चल जाएगा। बेटा, ऊपर वाले ने सबके नसीब में एक जैसा सुख नहीं लिखा है। अगले दिन आरती अपने घर पर उदास बैठकर पढ़ाई कर रही होती है कि तभी वहाँ मुस्कान और उसकी माँ ममता आ जाती है। ओए आरती, आज तू अकेले अकेले पढ़ाई कर रही है? आज तू नहीं आई इसलिए सोचा हम ही आ जाते हैं तेरे घर पढ़ाई करने के लिए और कमला आंटी के हाथ का बना खाना खाने। अब तू तो कभी बुलाती नहीं है खाने पर, इसलिए आज मैं और माँ खुद ही आ गए खाने पर। जी बहन जी, और कमला बहन, ये हमारी तरफ से थोड़ी सी मदद है। ये कोई एहसान नहीं बल्कि मेरी तरफ से आरती के लिए आशीर्वाद समझकर रख लीजिए। और आरती बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, रसोई चाहे अमीर की हो या गरीब की, लेकिन जब एक माँ वहाँ खाना बनाती है तो उसका मोल कोई अमीर नहीं लगा सकता। अब चले कमला बहन, खाना बना ले, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। हाँ हाँ, आइए आइए। इसके बाद वो दोनों मिलकर रोटी सब्जी बनाती हैं और फिर सभी खुशी खुशी साथ में मिलकर खाते हैं।